हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास सेवन्थ और उसका 7वां अध्याय जनजातियां खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। और शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और क्योंकि मैं देख रहा हूँ कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता है, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए इस रिवीजन सीरीज़ में, जहाँ हम सब कुछ रिवाइज करेंगे और अपने आईएएस 2024 के लिए जो आईएएस का एग्ज़ाम होगा, आईएएस का या फिर यूपीपीसीएस का, किसी भी पीसीएस का जो, और आरओ का 2024 का जो एग्ज़ाम है, उसमें आपने देख रखा है 2023 में कितने कैसे कैसे प्रश्न आए थे, और एनसीईआरटी में से ही आए थे ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद करंट से आए थे। तो हमें इसे अच्छे से करना है। तो और इसमें पिछले साल पहले भी बहुत सारे प्रश्न आ रखे हैं जो वो भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार के राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। हमने देखा था राज्यों का उत्थान और पतन। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। मतलब ये जो फैल ये सब हो रही थी, राज्य बन रहे थे, गिर रहे थे, लेकिन इसमें एक चीज़ थी जो बैठी सही थी। वो क्या थी? कला, दस्तकारियाँ और उत्पादक गतिविधियाँ। इसमें जो नई नई किस्में थीं वो शहरों और गांवों में फल फूल रही थीं। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए थे। हमने देख लिया है कि कौन कौन से परिवर्तन हुए थे। सारे राजनीतिक में परिवर्तन हुए थे, सामाजिक परिवर्तन हुए थे और आर्थिक परिवर्तन हुए। लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि हर जगह समाज अलग होता है, इसलिए सामाजिक परिवर्तन एक समाज समान नहीं थे। क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में जो समाज था वो वर्ण के नियमानुसार, जो वर्ण होता है, जो 4 वर्ण थे उसके हिसाब से नियमानुसार पहले से ही विभाजित था, जो हमारा समाज था। ठीक है। तो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम, और ये किसने भी सुझाए थे? ब्राह्मणों ने सुझाए थे ये नियम। बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। अब ये जो जो ब्राह्मणों ने ही बताया था कि सबसे ऊपर ब्राह्मण। अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं बच्चों को बताता हूँ, जो पढ़ाता हूँ बच्चों को। ये 4 थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। अब इसमें से ब्राह्मणों ने ही ये नियम बनाए और अपने आप को ही ऊपर रख लिया। अब ये चाहते, अगर समाज चाहते कि भाई यह समाज उस पे समानता पे आधारित होता, तो या तो इन सबको एक समान रखते, या फिर अपने आप को नीचे भी तो रख सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया? अपने आप को ही ऊपर रख लिया। समझे? इन्होंने खुद ने बनाया और खुद ने ही अपने आप को ऊपर रख लिया, और दूसरे लोगों को बोला कि भाई अब आप नीचे हो। और ये स्वीकार भी कर लिया राजाओं ने। अब जब राजाओं ने स्वीकार कर लिया, जब राजा स्वीकार कर लेता है तो प्रजा को भी उसे स्वीकार करना पड़ता है। समझे? तो इस तरीके से ये व्यवस्था ऐसे बनती हुई चली गई। अब जो ब्राह्मणों ने ये व्यवस्था बनाई थी, अब बिल्कुल भी नहीं चलती है। कहीं अभी भी सोचें कि अभी भी चलती है, तो अभी नहीं चलती है। अब सब समान है। हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया गया है। लेकिन अगर आप भी आप तो आमतौर पर आप देखोगे कुछ कुछ इंसिडेंट्स देखे जा सकते हैं भारत में, लेकिन उनको सजा भी दी जाती है। अब स्वीकार किए गए थे, आगे चलते हैं। इससे ऊंच और नीच और अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा, और इसी तरह से ये फासला बढ़ गया। ये ब्राह्मणों की वजह से ही हुआ था, सब कुछ जो भी हुआ था। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अभी के ब्राह्मण, जो जब व्यवस्था बनी थी शुरुआत की, जब भी 4 वर्ग बने थे, तब की बात हो रही है यहाँ पर। अभी की कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है। अब सब हम समान हैं। तो दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। अब जो दिल्ली के जो सुल्तान थे, और जो मुगल के सुल्तान के बाद जो मुगल आए थे, उनके बाद श्रेणीबद्ध जो समाज था वो ज़्यादा जटिल हो गया। यानी अपने नियम कानून ज़्यादा मानने लग गया। और जटिल का मतलब है कि उसमें सरलता नहीं रही, जिससे वो अपने आप को परिवर्तित कर सके। यहाँ चित्र 1 में देखते हैं जनजातीय नृत्य, संताल चित्र खर्रा। ये जनजातीय नृत्य को दिखाया गया है। यहाँ पर देखो, ये आदमी औरत डांस कर रहे हैं। ये रहा आदमी, ये रहा औरत, ये सब। और यहाँ पर कोई दिखाया गया है भगवान टाइप का। यहाँ पर भी नृत्य हो रहा है, यहाँ पूजा हो रही है। ये ढोल बजा रहे हैं, ये भी नृत्य कर रहे हैं सब यहाँ पर। तो ये जनजातीय समाज का एक नृत्य दिखाया गया है इस चित्र में। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। अब बड़े शहरों से परे, ये जो बड़े बड़े शहर थे उनसे अलग हमारा एक समाज था, उसे बोला जाता है जनजातीय समाज।
अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। यानी जो उस समय आपने जो समाज देखे पहले की वीडियो में या पहले के चैप्टर्स में, उससे हट करके दूसरे तरह के समाज भी थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मण द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। ठीक है, तो कई जो समाज थे वो इनको मानते नहीं थे। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ कि भाई इन्होंने तो अपने आप को ऊपर रख लिया, तो ये भी ऐसे सोचते थे कि भाई ये क्या बात हुई, आपने आप खुद बनाया और अपने आप को ऊपर रख लिया, हम तो नहीं मान रहे कि ये जो आपने जो नियम बनाए हैं, आपने एक तरीके के नियम बना दिए हैं, एक तरफा नियम बनाए हैं जिसमें बस आपका फ़ायदा है, और जो कर्मकांड भी हैं उसमें भी सब आपका फ़ायदा हो रहा है। तो इन्होंने ये मानना मना कर दिया। और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। असमान वर्ग जैसे कि यहाँ पर था 4 असमान वर्ग थे, वैसे ही यहाँ पर ही विभाजित नहीं थे। तो यहीं से आपको पता चल रहा होगा कि जो जनजातीय समाज है वो किस तरीके का समाज है। सबसे पहला तो यहाँ पर कोई कर्मकांड नहीं थे, कोई वैसे सामाजिक नियम नहीं थे जिससे कि आप ऊंच नीच बढ़े, और ना ही कोई असमान वर्ग थे, इसमें भी विभाजित नहीं था। तो इस तरीके से जनजातीय जो समाज है वो हमारा जो समाज था उससे अच्छा था। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता रहा है। ठीक है, प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। जो प्रत्येक जनजाति के जो सदस्य होते थे, नातेदारी का बंधन, कहते हैं ना, अरे ये तो हमारे नातेदार जी हैं, शादी वगैरह कर लेते थे, वैसे ही। अब कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थीं, यानी वो खेती बाड़ी करते थे सारे के सारे। और कुछ जनजातियां, तो कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, जो प्राकृतिक संसाधनों का ये अभी आराम से कर पा रहे हैं, लेकिन जब इनमें हस्तक्षेप होगा तो ये अपने प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे, यानी सभी कोई ना कोई काम कर लेते थे। खेती बाड़ी भी कर लिया, और उसके साथ शिकारी भी हो गए, संग्राहक भी हो गए, और खेती भी कर ली, ये सारे कुछ मिला जुला काम करते थे। पशुपालक भी कर लिया, पशुपालन। अब कुछ जनजातियां खाना बदोश थी। अभी खाना बदोश से एक प्रश्न पहले ही आईएएस में पूछा गया है, आईएएस प्री में। तो ध्यान रखना ये चैप्टर क्यों महत्वपूर्ण है, और जिससे भी आपको एक प्रश्न पूछ लिया जाए तो जाहिर है कि वो पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस पूरी 7th की एनसीईआरटी से तो कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसलिए ध्यान रखना खाना बदोश से भी प्रश्न पूछा गया है। खाना बदोश क्या है, और एक कुछ जनजाति खाना बदोश थी, और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे। जो जनजातीय समूह थे वो किस पे, संयुक्त रूप से, यहाँ पे फिर से देखना संयुक्त रूप बोला गया है, यानी सब मिलजुल कर एक भूमि पर और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे। किसी एक की भूमि नहीं थी, वो पूरी जनजातीय समूह की थी। और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। ठीक है, और खुद के इन्होंने नियम बनाए थे, और यहाँ परिवारों के बीच इनका बंटवारा कर रहे हैं। समझे, सारे जितना परिवार है सबके बीच में बंटवारा हो रहा है। अब जो आपका समाज है, आप अभी भी कंपैरिजन कर सकते हो, ये जो जनजातीय समाज हम पढ़ रहे हैं और आपका जो अभी का समाज है, उसमें कंपैरिजन करके देखिए, आपको कितना डिफरेंस पता लगेगा। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली, सामान्यतः जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थीं। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। अब यहाँ देखना कि वो तो पहले जंगलों में रह रहे हैं, पहाड़ों पर रह रहे हैं, रेगिस्तानों में रह रहे हैं, और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास कर रहे हैं, बिल्कुल दूर, कुछ भी नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है, जाति विभाजन पर आधारित, शब्दों पे ध्यान दे रहे हो, जाति विभाजन पर आधारित जो अधिक शक्तिशाली समाज थे, जो ब्राह्मणों ने बनाया था, उससे उनका टकराव होने लगा। और कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा, अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया, यानी संस्कृत को भी बचाया और आज़ादी को भी बरकरार रखा। आज आप देखते होंगे कि जो एससी होते हैं और जो एसटी होते हैं उन्हें आरक्षण दिया गया है। तो जो एसटी वर्ग हैं वो यही जनजातीय समाज है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं। और इन क्योंकि अब दोनों को एक साथ इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो एससी थे, जो शूद्र वगैरह शूद्र थे, उनको भी इस पूरे वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे का दर्जा था, और उनकी आज़ादी, स्वतंत्रता, अधिकार सारे कुछ भी नहीं मिला था इन्हें। तो इनको समानता के स्तर पर लाने के लिए कुछ आरक्षण दिया गया है, और इसी तरह का आरक्षण एसटी को भी दिया गया है, क्योंकि इन पर भी बहुत जुल्म वगैरह हुआ था, इनके सारे अधिकार वगैरह छीन लिए गए थे। तो इसलिए इनको आरक्षण दिया जाता है ताकि हमारी मुख्य धारा है उनमें वापस आ सकें। तो यही टकराव होता रहा था और संस्कृति को इन्होंने बचाया। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। अब यहाँ पर इंटरडिपेंडेंसी के बारे में बताया गया है, ये नहीं है कि पूरी तरह से अलगाव हो गया हो।
तो यहाँ दो तरह के समाज हैं, एक जाति आधारित समाज और एक जनजातीय समाज। दोनों आपस में निर्भर भी थे। टकराव और निर्भरता, आगे ना टकराव भी था और निर्भरता भी था कि इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। ठीक है, यह हमारा निरंतरता दिखाई जा रही है और निरंतरता के साथ परिवर्तन भी हो रहे हैं। इधर देख दो क्वेश्चन मार्क। उपमहाद्वीप के एक भौतिक मानचित्र लेकर वे इलाके बताए जहाँ जनजातीय लोग रहते हैं। और जनजाति से यूपीएससी ने एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो बच्चे सोचते हैं करंट अफेयर कैसे पढ़ें, तो अगर आपने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी है, हिस्ट्री में भी जो एनसीईआरटी पढ़ी है, आप जैसे आप 7th क्लास की हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इसमें जनजाति आ रहा है, तो जनजाति से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ आती है, कोई जनजाति ऐड होती है या किसी को कुछ विद्रोह कर रही है, कुछ भी जैसे कोई भी न्यूज़ आ रही हो, तो वो आपको अच्छे से कर लेना है और वो पूछा जाएगा। समझे, सिलेबस से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आ रही हो या फिर एनसीईआरटी किताबों से रिलेटेड जो भी टॉपिक यहाँ चल रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आ रही हो, तो वो आपको अच्छे से कर लेना है। और उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि दोनों को मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या अकेला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। जनजातीय लोग कौन थे? तो समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। जो समकालीन इतिहासकार, जो अभी के इतिहासकार हैं और जो मुसाफिर हैं, उन्होंने बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। कुछ अपवादों को छोड़ दे यानी कुछ ही मिले हैं लिखित दस्तावेज, लेकिन ज़्यादातर वो जनजातीय लोग लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक या मौखिक परंपराओं को वे संरक्षण करते थे। जैसे हमारे जो वो थे वेद वगैरह, उनको भी ऐसी मौखिक किया जाता था। और ऐसे ही ये भी अपने समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक और मौखिक परंपराओं को संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता है। ठीक है, किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ बदलता रहेगा और ये भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। कुछ शक्तिशाली जनजातियों को का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। तो ये पंजाब में है खोखर जनजाति, ये ध्यान रख लेना, पूछा जा सकता है कौन सी जनजाति किससे संबंधित है। पंजाब वाली है खोखर जनजाति। और यहाँ बाद में गक्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। फिर गक्खर लोग यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो गए बाद में। तो खोखर और गक्खर ये पंजाब की जनजातियाँ हैं। उनके मुखिया कमाल खान गक्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो उनके जो मुखिया हैं कमाल खान गक्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और अरघुन अरे भाई रुक जा। अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। ये भी जनजातियां हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इनको। लंगा और अरघुन मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले। तो मुल्तान और सिंध में लंगा और अरघुन ये भी जनजातियां हैं। तो लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। और उत्तर पश्चिम में एक और विशाल और शक्तिशाली जनजाति थी, बलोच। कौन सी थी? बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। ये लोग कैसे बटे हुए थे? अलग अलग मुखियों वाले छोटे छोटे कुलों। ठीक है, मुखिया थे और हर एक कुल का जो मुखिया होता था एक अलग होता था। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी पश्चिमी हिमालय में। और उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। तो ये सारी जनजातियां हैं, गड्डी गडरिये, नागा, अहोम। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में, मौजूदा जो बिहार और झारखंड का इलाका है उसमें 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। किसका? चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। समझे, उन्हें लूट लिया, माल इकट्ठा कर लिया, लेकिन अपने अधीन नहीं बना पाए वो। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर
लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे, और यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। अब मुंडा और संथाल पे भी प्रश्न पूछा गया है, जो अब जब इन्होंने विद्रोह किया था ब्रिटिश के खिलाफ, तब इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान देना। क्या पता ब्रिटिश से अब परेशान हो गए हों, तो अब ये इधर प्रश्न पूछ लें मुंडा और संथाल पे। ठीक है, तो किसने कब्जा किया था इसमें? तो एक औरंगजेब और एक और पहला था अकबर। तो अकबर तो पूरी तरह से नहीं कर पाए थे, और इनका जो मंत्री था सेनापति राजा मान सिंह था, और लेकिन जो अकबर के समय में मुगल सेनाओं ने इस पर चेर जो थी चेर सरदार शाहियों को कब्जे में कर लिया, मतलब अपने अधिकार अधीन ले लिया, और ये थे बिहार और झारखंड में। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बैरात और कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की जो पहाड़ियाँ थी, यहाँ पर भी जनजाति रहती थी, जिसमें कोली और बेरात थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। जो कोली लोग थे वो गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे, और कुछ और दक्षिण में कोरगा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। दक्षिण में कोरागा, वेतर और मारवाड़, ये और दूसरी जनजातियों की विशेष आबादी थी। तो ये वाले सब हैं, कोली हो गया, कोरगा, कोरागा, वेतर और मारवाड़, ये सारी जनजातियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इससे प्रश्न ऐसे बन सकता है, आपको जरूरी नहीं है हर किसी का स्थान याद हो कि वो कहाँ रहती थी, बस ये ध्यान रख लेना कि ये जनजातियां हैं। वो प्रश्न में ऐसे पूछ लेगा कोली, बेराद, मारवाड़ ये क्या है, तो जनजातियां हैं, और जनजाति के साथ वो खाना बदोश समूह है या फिर व्यापारी समूह है, क्या है ये, तो आपको ये याद रखना है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है। भीलों की बड़ी जनजाति भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उसमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। ये खेतिहर बन गए थे और कुछ तो जमींदार भी बन गए थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे, यानी ये जो बड़े हो गए, पैसा आ गया, वो जमींदार वगैरह भी बन गए, लेकिन ज़्यादातर जो थे वो शिकारी संग्राहक ही थे। अब मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए हैं। अब भील और गोंड ये तो पता ही होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं खूब भील और गोंड के बारे में, तो ध्यान दे रहा ये। अब इससे इतनी सारी डिटेल इसलिए बताई गई है क्योंकि अभी हमने देखा था कि पूरे भारत में ये जनजातियां मिलती हैं, तो ये सब भारत के पूरे जितना भी विविधता है जनजाति में, सबको बताया गया है यहाँ पर। अभी देखो चित्र है, मानचित्र 2। रात में भील लोग हिरण का शिकार कर रहे हैं। ये भील लोग हैं, ऐसे रहते, देखो इधर इसने हिरण को लटका रखा है अपने ऊपर, यानी शिकार करने के बाद, और इन्होंने देखो कपड़े पे कैसे पहन रखे हैं, इधर ये इसको पका रहे हैं, और यहाँ ये हिरण है। और देखो ये जो बताया गया है ये सारे पत्थर हैं, पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पेड़ हैं, और दूर यहाँ पर एक जगह है। ये सारी चीज़ें इस चित्र में बताई गई हैं। और ऊपर देख लेते हैं, मैप रह गया है। प्रमुख भारतीय जनजातियों के क्षेत्र, ये सारे प्रमुख भारतीय जनजाति थे जो हमने देखे हैं अभी। चेर ये हो गया, मुंडा, संताल, खासी, अहोम, नागा, गोंड, भील, और गोंड इसलिए बोला जाता है इसे गोंडवाना कहते हैं ना, गोंडवाना लैंड, गोंड गोंड ही है ये। गोंड, कोयास, बेगस, भील, कोली, कोरागा, मारवाड़ा, वेतर, बादागस, ये सारी जितनी भी हैं, कोली, जाटवास, तो ये सब जनजातियों के क्षेत्र हैं ये, तो इन्हें ध्यान रख लेना आप। खग्खर, खोखर, बलूची, जंजुहा, लंघा, अरघुन, खोखर, गक्खर, ये मतलब मैं ये मजाक में नहीं बोल रहा हूँ कि, या फिर अब तो भाई मैं बता रहा हूँ तो सभी याद करना है, अब करना ही पड़ेगा, अगर आपको पेपर पास करना है तो करना ही पड़ेगा, समझे। अब जो नहीं करेगा तो वो फिर या तो टीचर बनेगा या फिर कुछ और ही बन जाएगा, समझे। अगर आप भी टीचर बन जाओगे तो फिर आप, क्योंकि हम जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो है ना, एनालिसिस कोई नहीं करता, हमें लगता है बस 4 किताबें दे दो, पढ़ डालो सबको, और उसमें भी हम मैप वाली चीज़ें नहीं पढ़ते, बस लाइन वाइन लाइन में जो भी आ रहा है वो पढ़ लेंगे। तो और यूपीएससी को भी पता है भाई बच्चों का क्या बिहेवियर है, वो यही चीज़ करते हैं, तो पेपर यहाँ से बनता है मैप से। ठीक है, वो मैप से ही दे देंगे, और जितने भी आपने लिखा है कि भाई ये क्या चीज़ें हैं, ये सारी जनजातियाँ हैं,
मैं इसी मैप की बात नहीं कर रहा, जो दूसरे मैप भी आए हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। तो जब आप टीचर बनोगे तो आप देखोगे कि अरे यार ये तो सब प्रश्न इसी किताब में से बने हुए हैं, हमने ध्यान ही नहीं दिया। तब ऐसे फील होता है। तो इसलिए अभी से ध्यान दे लो। कोई कह रहा है तो कोई पागल नहीं है जो कह रहा है, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है। जो जितने टीचर आपने देखे होंगे, बहुत बड़े सालों का एक्सपीरियंस है, वो भी यही बोलते हैं। जो पेपर पास कर जाते हैं वो भी यही चीज़ बोलते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि वो समझ नहीं पाते, जो पेपर पास नहीं कर पाते वो समझ नहीं पाते, वो बाद में कहते हैं। और जो पेपर पास कर लेते हैं वो पहले ही समझ जाते हैं, इसलिए वो पास कर लेते हैं। कहते दोनों सेम ही बात है, समझे? इसलिए इसे इग्नोर मत करना। अगर आपको सच्ची में पेपर पास करना है तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। यहाँ देखते हैं राइट हैंड पे, कुल परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं, है ना? कुल, ये एक ही कुल के हैं तो एक ही पूर्वज की संतान है। जैसे एक आदमी हो गया, फिर उसी इसी की इसी आदमी की सारी संतान, फिर इससे संतान, फिर इससे संतान, फिर ऐसे ये ट्री बनता हुआ चला गया। तो ऐसे चलता हुआ चला जाएगा। तो जो ये जो बंदा होगा सबसे ऊपर, ये पूर्वज होगा और इसी के सभी संतान है। जनजातीय संगठन प्राय नातेदारी या फिर कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते थे। नातेदारी पर या फिर कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते थे। तो ये एक पैराग्राफ ही नहीं है, इसे याद कर लेना कि कुल क्या होता है और कुल जो जनजातीय समाज था, संगठन था, वो किस पे आधारित था। तो नातेदारी या फिर कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते थे। खानाबदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे? तो खानाबदोश और घुमंतु लोग, मैंने पहले बताया ये खानाबदोश से पहले ही प्रश्न आ चुका है। तो खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। यानी वो एक तरह आदान प्रदान करते थे, वस्तु विनिमय एक तरह से चलता था। और जो खाना बदोश चरवाहे थे वो किस जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे, उनके पास जानवर थे और दूर दूर तक घूमते थे। और उनका जीवन जो था दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। यानी इनके पास जो जानवर थे उनका दूध निकाल लेते थे और जो पशुचारी उत्पाद मिलते थे उस पर ही निर्भर था। और इन्हें जो दूसरी सामान चाहिए होता था, जैसे कि अनाज, कपड़े, बर्तन, तो इस चीज़ के लिए वो किस पे निर्भर थे? तो खेतिहर गृहस्थों से लेते थे ये सारी चीज़ों को। और उसमें ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। ये जो ऊन होगा इनके पास और जो घी बनाएंगे ये दूध से, तो उसका विनिमय कर लेते थे। अब कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। बंजारा लोग, ये रहा बंजारा, इससे प्रश्न पूछा गया था। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। यही प्रश्न पूछा गया था कि बंजारा कौन थे, मध्यकालीन भारत में बंजारा कौन थे। और जो यहाँ लाइन लिखी हुई है ना, वे व्यापारी खानाबदोश थे। तो यही सेम लाइन लिखी गई थी उसमें भी, व्यापारी खानाबदोश थे। इसलिए तो हर कोई कहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, देखो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल भी रही है इतिहास की, तो आप उसे देख सकते हो। और जो वो घटना चक्र है ना, वो सोचते हैं पीसीएस के लिए ही है, लेकिन ऐसा गलत होता है। उसमें सभी के क्वेश्चंस है, आईएएस के भी हैं, पीसीएस के भी हैं, समझे? और जितने आप क्वेश्चन करोगे ना वो सब उतने ही ज़्यादा जरूर आपका फ़ायदा होगा। तो उस किताब को देखो, और उसमें जितने भी डिटेल्स में दे रखा, और किसी किताब में उतने डिटेल्स में तो दे भी नहीं रखा। तो वो चल रही है सीरीज, और आप उसे देखना, अच्छा लगेगा आपको। तो देख लिया, बंजारा लोग का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। उनका जो कारवां कारवां होता है, एक साथ जो लोग ग्रुप में चलते हैं, तो उस कारवें को क्या बोला जाता है? टांडा। अब ध्यान रख लेना, अगली बार टांडा पूछा जा सकता है। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी इन्हीं का यूज़ करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खादानों की ढुलाई का काम करते थे। जब सैन्य अभियान चलते थे तो मुगल सेना के लिए भी खादान वगैरह ही लेकर के आते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। 1 लाख बैल, यानी इतने सारे बैल थे जो अनाज को ढोने के लिए लेके जाते थे। अब इतने सारे बैलों पर इतना कितना सारा अनाज होगा, तो समझ सकते हो आप। इसका दूसरा पहलू ये देखो कि लड़ाई में कितना खर्चा होता है, और जितना ये अनाज जा रहा है उन लोगों के लिए जो, तो इतना अनाज अगर जनता को मिले तो कितना फ़ायदा होगा।
इसलिए तो आप बोलते हैं कि लड़ाई में बहुत खर्चा होता है। अब कोई लड़ाई नहीं करना चाहता। अभी चित्र देख लेते हैं हम। चित्र 3, घुमंतु व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। जो घुमंतु व्यापारी थे वो भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊंटों पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। ये एक तरीके से मार्केट लग रही है। लोग बाग आदान प्रदान कर रहे हैं और दूसरी जगह पर बेच रहे हैं। देखो यहाँ पर तराजू का काम, तराजू दिखाया गया है। यहाँ पर ये बाट है और यहाँ ऊंट पर काम हो रहा है सारा। और यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है आपको जानवर बैठा हुआ। तो ये सारा काम यहाँ हो रहा है। इसे देखते हैं राइट हैंड पे, खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। ये क्या है? खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। खानाबदोश घुमंतु लोग होते हैं। कौन होते हैं? घुमंतु लोग, जो घूमते रहते हैं। और उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशुवृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृतक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते रहते हैं। अब सिर्फ ये जो खानाबदोश जो थे वो घुमंतु लोग में जो सिर्फ ये पशुचारी ही नहीं आएंगे, बल्कि जो ब्रह्मर्षि लोग थे जैसे कि दस्तकार हो गए, फेरी वाले हो गए, जैसे आजकल भी फेरी वाले लोग इधर से उधर घूमते हैं, नृतक और गायक हो गए, तमाशबीन हो गए, ये भी अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। उन्हें पता है कि भाई हमने यहाँ पर लगा दिया है तो हम उसी जगह दोबारा जाएंगे तो हमें अच्छा मुनाफा होगा, तो उसी जगह पर आते हैं ये। जैसे आपने देखा होगा आपके जगह पर कहीं मेला लगता है तो उसी जगह अगले साल भी लग जाता है, अगले साल नहीं लगेगा तो 2 साल में लग जाएगा। तो यही सारी चीज़ें। तो हमने यहाँ देखा था 1 लाख बैल अनाज ढोते थे। उसके आगे देखते हैं, कई पशुचारी जनजातियाँ मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। यानी यहाँ पर जो व्यवसाय हो रहा है वो मवे मवेशियों का और घोड़ों का भी हो रहा है। कुछ पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे इनका भी पालन पोषण संपन्न लोगों के हाथों ने बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थीं। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये क्या क्या बेच रहे हैं? तो रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। जो भिक्षुक लोग होते थे वो भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थीं जो विभिन्न नगरों एवं गांवों की कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थीं। तो इसमें जो तमाशबीन थे और तमाशबीनों की जो जातियां थी, नर्तकों और गायकों और तमाशबीनों की, वो भी क्या करते थे? नगरों और गाँवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। सब चीज़ यहीं आ जाती, कमाई। आजकल यूट्यूब भी तो एक कमाई का साधन है, हर कोई यूट्यूब बन रहा है। और जब पेपर पास नहीं होता तो सब कमाई के लिए कुछ ना कुछ तो करते हैं, तो अपनी नॉलेज को दूसरों को बांटने में लगाते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अब मेरा भी नहीं पता, पता नहीं कब होगा, भगवान जाने क्या होगा मेरा। चित्र 4 देखते हैं, कांस्य मगरमच्छ कुटिया, कोण जनजाति उड़ीसा। एक कांस्य मगरमच्छ की कुटिया है ये, और ये किसने बनाई थी? कोण जनजाति ने बनाई थी उड़ीसा में। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोण जनजाति कहाँ पर रहती है? तो कोण जनजाति उड़ीसा में से संबंधित है। इसे देखते हैं बंजारे। इस पे पुरानी पुराने वक्त में ना मूवी भी बनी है, पुरानी जिसे मूवी बोलते हैं, उनमें आप देखना, बहुत अच्छी मूवी है वो। जब हम छोटे थे तो हम देखते थे उसे। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। जो 17वीं शताब्दी का एक दृश्य दिखाया गया है यहाँ पर। एक अंग्रेज व्यापारी आया था, पीटर मंडी, उसने बताया कि सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। देखा कितने सारे बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी बच्चे अपने साथ लेकर चलते थे। सब साथ जा रहे हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं।
लेकिन बोल रहा है कि सौदागर तो थोड़े से कुछ भाड़े पे ले लेते हैं कि भाई जाओ, सामा हम आपका हम हमारा ये काम करो, हम आपको रुपए देंगे। लेकिन ज़्यादातर उसमें कुछ क्या होते हैं, सौदागर ही होते हैं। अनाज वहाँ सस्ता उपलब्ध है, वहाँ अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से खरीद लेते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वह महंगा है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती हैं। और टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं। ठीक है, 6 से 700 लोग। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते, यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी। अपने गाय बैलों पर वे सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। पता करें कि आजकल गांव से शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है। अब तो बहुत तरह तरह के, जब इकोनॉमी पढ़ेंगे हम 9th क्लास की, तो उसमें ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो हम जब उसमें पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से डिटेल से पढ़ लेंगे। उसमें पूरा दे रखा है कि कैसे विपणन वगैरह होता है। अब बंजारों के तौर तरीकों से यह किन मायनों में भिन्न या समान है। तो अगर किसी को बात याद रह जाए तो मुझे याद दिला देना, मैं उसमें बता दूंगा। अभी भी बता सकते हैं, लेकिन अभी ये ख़त्म करना है तो वीडियो बड़ी हो जाएगी इसमें। और मैंने देखा है ज़्यादा लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है, सब बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। कुछ नई जातियाँ आ रही हैं और श्रेणियाँ आ रही हैं। अब जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गईं, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकताएं पड़ी। नए हुनर वाले लोग, जैसे कि अभी भी हो रही है। अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है तो नए हुनर वाले लोग आ रहे हैं, इसलिए तो साहब कह रहे हैं जो फोर्थ एआई आने से बहुत जॉब्स चली जाएंगी। अगर आप नए अपना हुनर नहीं लेकर के आओगे, नया नहीं अपनाओगे तो चली ही जाएंगे। समझे, तो उसका एक ही जरिया है, क्योंकि डेवलपमेंट है वो तो होता रहेगा। देखो पहले यहाँ पर भी हुआ है। अब आप इसको, इस वाले डेवलपमेंट, अगर ये वाला डेवलपमेंट नहीं होता तो हम जो अभी जो हमें किताब वाला डेवलपमेंट है, ये वाला जो किताब वाला है, अगर ये नहीं होता तो हम अभी वर्तमान समय में नहीं आ पाते। तो ऐसे ही है, अब जो वर्तमान समय है इसमें डेवलपमेंट नहीं होगा तो हम फ्यूचर में कैसे जाएंगे। समझे, तो इसलिए डरना नहीं चाहिए परिवर्तन से। परिवर्तन तो है ही, परिवर्तन ही तो जीने का जरिया है। परिवर्तन नहीं रहोगे तो रूढ़ बन के रह जाओगे। तो यहीं पर हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी और आज भी पड़ रही है। अब वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। ब्राह्मणों के बीच भी, अब क्योंकि चार तो वर्ण बन गए थे, अब इनके बीच में ही चारों में ही जो लोग और बहुत सारे लोग थे उनको भी बांट दिया था और उन्हीं को बोल दिया था जातियां। अब दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। जो हमने पहले देखा था कि जनजातीय और जो सामाजिक समूह थे उनको, वो अलग थे पहले, लेकिन इनको भी धीरे धीरे जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों जैसे कि सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। बताओ, अब ब्राह्मणों द्वारा ही दी जा रही है यहाँ पर भी। समझ में आ रहा है ना। अब ब्राह्मणों द्वारा ही सुनार को भी, लोहार को भी, बढ़ई को भी और राजमिस्त्री को, सबको जातियों की मान्यता दे दी। और इसमें भी आपने देखा कि आप जो सुनार हैं वो कितने अमीर हो गए हैं, सब बड़े बड़े हो गए हैं। और इनमें से आप बढ़ई देख लो या राजमिस्त्री देख लो, तो इनका काम नहीं हो पा रहा है इतने अच्छे से। इसलिए सरकार जो क्या कर रही है, लोहार, बढ़ई और जो राजमिस्त्री हैं, इनको इनको विकास करने की बहुत सारी योजनाएं लेकर के आ रही है। तो जब हम किसी दिन योजना वाला करेंगे वीडियो, मैं उसके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा, तो अब उसमें देखेंगे कौन कौन सी भारत सरकार इनके लिए योजना लेकर के आ रही है। तो आप है ना ये एनसीईआरटी और करंट को अच्छे से पढ़ोगे तो आपका है ना पेपर कहीं नहीं जाने वाला, पीटी निकलेगा निकलेगा। समझे। ब्राह्मण द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। अब वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। अब वर्ण के बजाय बजाय क्या बन गई, जाति बन गई। ठीक है, अब ये नहीं बोलता, मैंने बताया था ना, आप वर्ण नहीं बोलते कि भाई आप किस वर्ण में हो, क्षत्रिय वर्ण में हो, ब्राह्मण वर्ण में हो, किस में हो। अब बस ये पूछते हैं भाई आपकी जाति क्या है। अब जाति पर विशेष विचार विमर्श। जाति क्या है। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंडन उदययार के 12वीं शताब्दी के एक अभिलेख में, अब ये एक अभिलेख है तो ये ध्यान रख लेना भाई, अभिलेख पूछा जाता है, यूपीएससी में पूछा जाता है। तो उय्याकोंडन उदयार एक 12वीं शताब्दी का अभिलेख है और ये तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक से मिला है। में एक ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का उल्लेख मिलता है। इसमें किस चीज़ का उल्लेख है, ब्राह्मणों की एक सभा का। वे रथकारों, शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोग, जो रथकार जो रथ बनाते हैं, की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। देखा, यहाँ पर ब्राह्मण विचार विमर्श कर रहे हैं किसकी पे, रथकारों की पे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए। देखा, जैसे एक आदमी तय करता है ना
हमारे पितृसत्तात्मक समाज में एक आदमी तय करेगा कि औरत को क्या करना चाहिए, औरत को कैसे कपड़े पहनने चाहिए और औरत को क्या नहीं करना चाहिए। ये ऐसे ही यहाँ पर ब्राह्मणों ने तय किया कि दूसरे जो लोग हैं उनको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। कुछ अजीब नहीं लगता आपको? मुझे तो यार ये बात जब से मैं स्कूल में था तब से ही मुझे सताती रहती है। तो ये बात बहुत बेकार है कि भाई तुम कौन होते हो तय करने वाले? खुद ही तय करना, तो अपना तय कर लो जो आपको करना है। अब वो देखिए, जो जितने भी महिलाओं के जो कपड़े होते हैं, साड़ी वगैरह जो भी हैं, वो सब आदमियों ने बनाए हैं, बताया कि भाई थोप दिए कि भाई आप यही कपड़े पहनोगे। तो इसीलिए जब हम पढ़ते हैं फेमिनिज्म, तो उसमें बोला जाता है कि लड़कियां पैदा नहीं होती हैं, लड़कियां बनाई जाती हैं। तो बनाई कैसे जा रही हैं? यही सारे काम करके, कि हम उस पर थोपते हैं कि भाई आप ये हो, लड़की हो, कैसे हो कि आप ये कपड़े पहनोगी, गुड्डा गुड़िया से खेलोगी। अभी 7th क्लास की सिविक्स में ही है ये सारी चीज़ें। तो जब हम 7th क्लास की सिविक्स को करेंगे तब मैं और इसे अच्छे से बताऊंगा। तो यहाँ पर भी ध्यान देना, जो रथ इन पर तय किए गए, जिसमें वास्तुकला, रथों, गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल था। ये सारे जितने भी काम हैं, ये किसने बना दिए? ब्राह्मणों ने बताया कि भाई आप यही काम करोगे। ये तुम कौन होते हो भाई बताने वाले? और ये लोग भी ऐसे कि बस मान बैठे। आजकल यही हिसाब औरतों का साथ होता है। आदमी बोलते हैं आप ये करोगे, औरतें बोलती हैं हाँ ठीक है हम तो यही करेंगे। चलो आगे कुछ नहीं रहा पीछे, हम आगे चलते हैं। हमने ये देख लिया था कि वर्ण की बजाय जाति अब समाज का संगठन का आधार बनी। और 11वीं और 12वीं सदी आते तक क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। जो क्षत्रिय के गोत्र के थे उसमें के नए राजपूत गोत्र, ये जो राजपूत बोलते हैं, उनके गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। वे हुण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। ये कहाँ कहाँ से आते थे? हुण से, चंदेल से, चालुक्य से, दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। अब इनमें से कुछ पहले जनजातियों से आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। ठीक है, इनमें से कुछ पहले तो जनजातियों में आते थे और बाद में क्या मान लिए गए? बाद में इनके कई कुल राजपूत मान लिए गए। यानी पहले ये जनजातियां ही थी, बाद में जब बड़ी ताकतवर हो गई, अमीर हो गई, तो ये राजपूत मान लिए गए। अब धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में जो पुराने शासक थे उसकी जगह ले ली। अब जैसे दोनों तरीके से हुआ है, जैसे कुछ जनजातियों को राजपूत मान लिया गया, ऐसी कुछ जो राजपूत थे उनको जनजाति मान लिया गया। जैसे कुछ किसी के पास पैसा नहीं है या कोई लड़ाई वगैरह हो गई, तो वो अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे कुल में चले गए और वहीं रहने लग गए, और फिर जो वैसा समाज था उसी के साथ ही उनको भी वही मान लिया गया। तो यानी यहाँ से जैसे कि कोई नीचे से ऊपर जा रहा है, ऐसे कोई ऊपर से नीचे भी आ रहा है। समझे? तो ऐसे हम कह नहीं सकते कि कौन क्या है। तो इस आज के समाज में किसी से मत पूछना भाई कि आप कौन हो, बस हम भारतीय हैं, इस पे ज़्यादा फोकस करना। यही है, पुराने शासकों की जगह ले ली और कृषि वाले क्षेत्रों में, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में, तो यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। तो शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। तो शासक के रूप में जो राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। ब्राह्मणों के समर्थन से ही जो जनजातियां थीं वो जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। कुछ केवल प्रमुख जनजातीय जो परिवार थी शासक वर्ग बन पाए। अब परंतु उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। समझे? बस छोटी जातियों में ही जगह बना ली उन्होंने। और दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। ठीक है, इन्होंने काफी समय पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। अब यहाँ पर ध्यान दे रहे हो शब्दों पर? सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था, गैर बराबरी। ठीक है, तो हमारे जो हिंदू धर्म की, जो सनातनी हिंदू धर्म की व्यवस्था थी वो कैसी थी? गैर बराबरी वाली। और इसमें दिखाया गया कि उन्होंने इस्लाम को अपना लिया क्योंकि वो बराबरी वाला था। समझे? अब राज्यों की उत्पत्ति जनजाति लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण नीचे उल्लेखित हैं। अब ये हम देखेंगे, इसमें हमारे इतिहास से संबंधित है, जो गोंड और दूसरा है आपका अहोम।
ठीक है, गोंड और अहोम। अब इसके बारे में हम देखेंगे। ऊपर कुछ छूट गया है क्या? नहीं। गोंड महिला, इसे देखते हैं पहले। ये देखो, कुछ आभूषण भी पहने हुए हैं गर्दन में, नाक पर भी, दोनों तरफ, कानों में भी। अब स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि तो शायद सभी को पता होगा। देख लेते हैं। किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और फिर जलाया जाता है। समझे, झाड़ियों और पेड़ों को क्या कर दिया, पहले काट दिया फिर जला दिया, और उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जो उसकी राख बनेगी उसमें फसल बो दी। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह फसल उगाई जाती है। जब उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, फर्टाइल नहीं रहेगी उसकी सॉइल, तो ये उसको उर्वरता खत्म हो जाएगी, तो दूसरे जमीन का टुकड़ा लिया जाएगा और उसे फिर इसी तरीके से ही वहाँ फसल बोई जाएगी। पहले जंगल को साफ कर दिया जाएगा और फिर उसे जला दिया जाएगा। और जब तक जो पुरानी जमीन होती थी जो छोड़ दी गई थी उसकी उर्वरता पूरी अच्छे से बन जाएगी 1-2 साल में। अब गोंड के बारे में पढ़ते हैं। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। गोंडवाना हमने मैप पे देखा था। गोंडवाना वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे, जो हमने अभी देखा स्थानांतरित कृषि। अब विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। ये विशाल गोंड जनजाति बोला जा रहा है, यानी इसकी बहुत बड़ी संख्या थी और कुछ छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। प्रत्येक कुल का क्या होता था, अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। वही बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो यही तो उन्होंने अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे ये। तो जो बड़े गोंड राज्य थे वो छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे। अकबर के शासनकाल के इतिहासकार एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। देखा, 70,000 गांव। गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में कितने थे, 70,000 गांव थे। अब इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी और राज्य गणों में विभाजित थे। हर गण किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये ध्यान रखना कि केंद्रीकृत होती जा रही थी और जो राज्य थे वो गणों में विभाजित हो रहे थे और जो गण था किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था, गोल कुल के नियंत्रण में था। तो यहाँ पे राज्य, राज्य के बाद था गण, और जो गण था वो किसी गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित थे। 84 गांव, ये ध्यान देना, 84 से प्रश्न पूछा जाता है। 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित थे जिन्हें 84 कहा जाता था। पूछा जाए कि मध्यकालीन भारत में 84 किससे संबंधित है, तो 84 गांवों की एक इकाई है, ये उससे संबंधित है। 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था। अब जो 84 है उसका उप विभाजन हो गया, उसे और नीचे बांट दिया गया बरहोतों, जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते हैं। बरहोतों का मतलब 12-12 गांव को मिलाकर बनते हैं। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल दिया। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। यहाँ शब्दों पे ध्यान देना कि जो उनका जो गोंड समाज था वो पहले कैसा था, बराबरी, मूलतः बराबरी वाला समाज था। यानी जो पहले जो शुरुआत में वो कैसा था, मूल जो उसका मूल था वो था बराबरी वाला, लेकिन धीरे धीरे कैसा बन गया, असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। अब यहाँ पे आप खुद ही सोच सकते हो कि इसकी स्थिति बढ़ी है या घटी है, तो मेरे हिसाब से तो भाई इसकी स्थिति घटी है, बढ़ी नहीं है। अब ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की। बस ब्राह्मणों को तो बस भूमि चाहिए, भूमि चाहिए। अब इन्होंने गोंड राजाओं से भी अनुदान में भूमि प्राप्त कर ली। वैसे गोंड राजा इनके लिए अच्छे नहीं है कि वो जनजातीय लोग हैं, अब लेकिन यहाँ पर अनुदान की बात आई तो अनुदान ले लिया और अधिक प्रभावशाली बन गए। अब जब इन्होंने भूमि अनुदान ले लिया तो उससे बहुत रेवेन्यू वगैरह आता था, तो इससे ये और ज़्यादा प्रभावशाली बन गए। अब गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। जो गोंड थे वो राजपूत चाहते थे कि अभी हम भी राजपूत बन जाए, इसलिए गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि, संग्राम शाह। तो ध्यान रखना, जो गढ़ कटंगा के जो गोंड राजा थे अमन दास ने, उसने संग्राम शाह की उपाधि धारण करी थी। और उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबहान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई थी। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। जो यहाँ पर रानी दुर्गावती थी जो चंदेल राजपूत राजा सालबहान की पुत्री थी,
राजकुमारी दुर्गावती। अब जो दुर्गावती जो थी वो बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया। अब रानी दुर्गावती ने इसका जम कर सामना किया। रानी दुर्गावती लड़ गई। हमें रानी लक्ष्मीबाई का तो नाम पता होता है, लेकिन दुर्गावती का नाम किसी को नहीं पता। तो भाई इसका भी नाम याद रख लेना, रानी दुर्गावती। और इन्होंने भी है ना बहुत लड़ाई करी थी। जो मुगल सेनाओं ने जब इस पे आक्रमण कर लिया था, तो आसिफ खान के नेतृत्व में, तो इन्होंने बहुत अच्छे से उसका सामना किया था। उसकी हार हुई। ठीक है, उसकी हार हुई और उसे समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। ये वीर गाथा है जो हमें आजकल नहीं पता होती। तो आपको ध्यान रखना, रानी दुर्गावती। और मैंने आपको बोला ये इतिहास में जो भी स्त्री से संबंधित कोई भी आपको कुछ भी मिले, उसको एक जगह लिख लो, याद कर लो, कैसे भी कर लो। और उसे जो महिला वाला टॉपिक होगा, महिला वाला जो ऐसे आएगा, उसमें ज़रूर इस बात को लिखना। आपका ऐसे में इस ऐसी ऐसी चीज़ें डालोगे तो आपका ऐसे कितना अच्छा बनेगा। और यही चीज़ें हैं ना मार्क्स लेकर के आती हैं, और ये कोई बताता नहीं है, खुद ही सीखना पड़ता है। अब ये देखते हैं मानचित्र 2, गोंडवाना। इधर है, ये सारा गोंडवाना है। ये रहा गोंडवाना। अब इसमें मांडला, गोरहा, बाइरोगढ़ और चाउरागढ़, कोलंगा। अब आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि जो महा नर्मदा नदी है, उसकी जो सहायक नदी है, वहाँ पर ये गोंडवाना पड़ता है, तो ये सही होगा। और उसके दक्षिण में ताप्ती या तापी नदी है, तो ये ध्यान रखना। और ज़्यादा नहीं पूछेगा। अगर आप सोचने लग जाओ कि भाई अब इसमें तो बहुत सारी नदियाँ आ सकती हैं, लेकिन जो एग्जामिनर को तो यहीं से दिखेगा ना नर्मदा नदी, उसको भी ये दिखेगी भाई नर्मदा नदी बह रही है और यहाँ पे ताप्ती नदी बह रही है। तो इस दोनों के बीच में ही बता देगा वो भी इतना, जो एग्जामिनर है इतनी डिटेल छानबीन नहीं करेंगे वो भी, कि भाई हम अब इस नदी का नाम क्या है, उस नदी का नाम क्या है। पहले तुम दो तो याद कर लो भाई। लोग बाग उससे ये नहीं हो पाएगा अगर उसने पूछ लिया कि गोंडवाना जो है इलाका है, वो उसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, किसी को ये नहीं पता होगा। और फिर उसके बाद अगर ये भी प्रश्न पूछ लिया कि वो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में आते हैं, तो अगर किसी को नदी याद होगी तो पता होगा, अगर इन नदियों का नाम बदल दिया तो और कन्फ्यूज़न। इसलिए हमें ऐसा याद होना चाहिए था जैसे हमें ABCD याद होती है। ठीक है, चित्र 6 देखते हैं। एक नक्काशीदार दरवाजा, गोंड जनजाति, बस्तर क्षेत्र, मध्य प्रदेश। तो ये गोंड जनजाति ने ही बनाया था और मध्य प्रदेश के जो से मिला है ये। यहाँ पर देखो आपको हाथी दिखाई दे रहा होगा, इधर भी एक बैल दिखाई दे रहा है, इधर बकरी सी टाइप है, और इधर कछुआ लग रहा है, इधर भी एक जानवर बना हुआ है। यहाँ पर ये कुछ गोल गोल जैसे सूर्य बना हुआ है, यहाँ हल है, और यहाँ पर भी कुछ बना हुआ है। समझे, इससे सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं बना करके। अब गढ़ कटंगा एक समृद्ध राज्य था। अब इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार पर खासा धन कमाया। ये जो हाथी बने हुए हैं वो यहीं से इसी के ही हैं वो। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट के बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुत आयात में हथिया लिया। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। अब गढ़ कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। यहाँ पर इनकी पूरी कहानी बता दी है। अब चर्चा करें, मुगल लोग गोंड प्रदेश पर कब्जा क्यों करना चाहते थे। अब हम अहोम देखेंगे, अहोम के बारे में। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। तो ये कहाँ से आए थे, ये म्यांमार से आए थे। ठीक है, और फिर कहाँ पर आकर बस गए थे, ब्रह्मपुत्र घाटी में। उन्होंने भूइयाँ भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। अब ये भूइयाँ पूछा जा सकता है, क्या है ये भूइयाँ, ध्यान रखना, भूइयाँ यानी भूस्वामी। और ये आए थे म्यांमार से और कहाँ बस गए थे, ब्रह्मपुत्र घाटी। अब ये मत समझना कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है या नहीं आएगा। NCERT में है तो आएगा। ठीक है, NCERT में है तो आएगा, तो इसलिए ये मत सोचना कि नहीं आएगा। अब ये जो भूइयाँ थे लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का
दमन करके नए राज्य की स्थापना की और 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों और कोच हाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। किस किस के राज्यों को? चुटियों और कोच हाजों के राज्यों को अपने राज्य में भी मिला लिया। देख रहे हो अहोम कितने शक्तिशाली हो गए थे। अब उन्होंने कई अन्य जनजातियों का भी अधीन कर लिया। अहोम ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। ठीक है, एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए उन्होंने क्या किया? 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो वो इन्होंने अहोम ने ही किया था। ठीक है, और आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया था। 1600 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रख लेना, आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल अहोम ने किया था। हम ये सोचेंगे कि जनजाति है इसने नहीं करा था, तो ये गलत हो जाएगा। अहोम लोगों ने आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया था, इसे गांठ बांध लो। अब लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम में से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने इस पर हमला कर दिया। अब बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं बन सका। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। किस पर? बेगार पर। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम किया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अब ये पाइक क्या होते थे इसके बारे में देख लेना। तो बेगार, ये बेगार है, और जिन लोगों से जबरन काम किया जाता है वे लोग क्या कहलाए जाते थे? पाइक। तो ये भी पूछा जाता है कि अहोम राज्यों में पाइक से बेगार करवाया जाता था, तो ये भी सेंटेंस सही होगा। या फिर अगर पाइक के बारे में पूछ ले कि पाइक क्या है, तो ये वो लोग जिनसे जबरन काम करवाया जाता है उन लोगों को कहा जाता है पाइक। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। जनगणना कर दी गई थी और उस समय जबरन करवाया जाता था, इसलिए वहाँ पर उनको भेजा जाता था जबरन करवाने के लिए। अब इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गया। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या फिर अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लेकर के आए थे। अहोम समाज कुलों में विभाजित था। किसमें विभाजित था? कुलों में, जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियां थीं, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। जो एक खेल के नियंत्रण में क्या होते थे? कई गांव होते थे। तो ये जो अहोम समाज किसमें विभाजित था? कुलों में विभाजित था, और जिन्हें क्या बोला जाता था? खेल बोला जाता था। और खेल के नियंत्रण में कई सारे गांव इसके नियंत्रण में आते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। देखा, समुदाय की सहमति के बगैर राजा इसे आप वापस नहीं ले सकता था। यह आज के ज़माने से बिल्कुल भी उलट है। अब शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के उत्पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। यहाँ पर भी ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हो गई। अब मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि जो थी वो अनुदान में दी गई थी। अब शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया। जो शिव सिंह के काल में जो हिंदू धर्म था वो वहाँ का प्रधान बन गया। अब लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद भी अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी, नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था और संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया। अभी पूछा जा सकता है कि जो बुरंजी थी वो ऐतिहासिक जो कृति थी उसको अहोम भाषा और फिर असमिया में लिखा गया था। ये सेंटेंस बना के दे दिया जाएगा, ऑप्शन बना के दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा ये सही है या गलत है। तो ये भी देखना है ये सही है। हर चीज़ फैक्ट में नहीं पूछी जाएगी,
ऐसे सेंटेंस बना करके भी पूछे जा सकते हैं। अब इस प्रश्न देखते हैं, आपके विचार में मुगलों ने अहोम प्रदेश को जीतने का प्रयास क्यों किया? अभी यही सेम यहाँ पर हमने देखा था कि मुगल लोग गोंड प्रदेश पर कब्जा क्यों करना चाहते थे। सेम वही प्रश्न है। अब यहाँ देखते हैं मानचित्र में पूर्वी भारत की जनजातियाँ। ये पूर्वी भारत की जनजातियाँ हैं। ये रहा अहोम प्रदेश, और गारो खासी जयंती है तो सभी को याद होती है, मैप में देखते हैं। और नागा जनजाति यहाँ थी, चुटिया ये रहा जो हम पढ़ रहे थे, डफलास ये म्यांमार से आए थे, अहोम। चित्र 7, कान के आभूषण, कबोई नागा जनजाति मणिपुर। तो ये कान का आभूषण है, कान में पहनने के लिए। तो हम अब निष्कर्ष पर आते हैं। जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थीं और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गईं। कई जो थीं वो जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। ये हमने देख लिया था। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। यह बस पूरा निष्कर्ष था, जो भी हमने पढ़ा था उसको शॉर्ट में यहाँ पर बता दिया है। अब हम मंगोल के बारे में देखते हैं। अपने एटलस में मंगोलिया ढूंढो। अब इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। ये भी पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति थी मंगोल। वे मध्य एशिया के घास के मैदानों, जिसे स्टेपी बोला जाता है, मध्य एशिया में जो घास के मैदान थे उसे स्टेपी बोला जाता है, और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। अपनी मृत्यु के समय वह एक सुव्यवस्थित प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। ये विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी। जो ये प्रशासनिक व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था थी, ये विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी। तो ये जो मंगोल आए थे, चंगेज़ खां, और जो हमने पहले चैप्टर में देखा था मुगलों के बारे में, वो यहीं से ही आए थे, यहीं से नाम पड़ा है। आप कल्पना करें, देखते हैं, आप एक ऐसे खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं जो हर 3 महीने बाद अपना निवास स्थान बदलता है। इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये आप सोच ही सकते हो कि अभी हम सब एक जगह रह रहे हैं, पूरी ज़िंदगी एक जगह निकाल देते हैं, और ये आपको हर जगह 3 महीने तक करना पड़ता है, निवास स्थान बदलना पड़ता है, तो कैसा लगेगा? तो ये सब हो गया हमारा। आज एक चैप्टर ख़त्म हो गया है, 7वां। अब कल हम मिलते हैं अध्याय 8 के साथ, ईश्वर से अनुराग। और ये चैप्टर बड़ा मस्त है, इसको पढ़ना। जैसे हमने ब्राह्मणों का, क्षत्रिय समाज का, और ब्राह्मणों ने देखा कि कैसे कैसे समाज में वे बदलाव लेकर के आए और अपने आप को ऊपर रख लिया, अब वैसे ही उनके द्वारा जो भी काम किए गए ये सारी चीज़ें, उनको कैसे किया गया वो इस चैप्टर में देखेंगे, ईश्वर से अनुराग में। तो इसके साथ हम आप मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।